तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 68। और शायद कल वाले में भी 68 नंबर का सेशन था, बट वो अलग से था, आईपीएल था उसमें, और इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेजिक। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक एवं अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीएससी में आया हुआ है। यहाँ पे बोल क्या रहा है? राष्ट्रपति के बारे में, उनके चुनाव के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इसका चर्चा कहाँ पे किया गया है? चुनाव का चर्चा कहाँ पे किया गया है? तो आपका आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में इस चीज का चर्चा किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या ये बोल क्या रहा है। जैसे आपको प्रस्तावक नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, अनुमोदक नहीं समझ में आया होगा, तो प्रस्तावक मतलब क्या होता है ना, प्रपोजर, ठीक है, मतलब उनके नाम का प्रपोजल कौन रखा। और अनुमोदक मतलब क्या होता है? सपोर्टर, सपोर्ट कौन कर रहा है उनके नाम को। जैसे देखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होता है, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो देश के, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो देखो पहले तो जो भी आदमी भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, भारत का ही नागरिक, ना कि पाकिस्तान से कोई आ जाए और अफगानिस्तान बांग्लादेश से आकर के बोले कि अब हम बनेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इसका उम्र जो है कम से कम, उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब आप कह लो कि 35 से ज्यादा होगा चलेगा, 35 से कम होगा नहीं चलेगा। उसके बाद नंबर 3 पे आइएगा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति फॉर्म भरने जा रहा है, जो भी व्यक्ति खड़ा होना चाह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी, ठीक है, उसी को कहा जाता है लाभ का पद। चौथा क्या हो जाएगा? तो लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, बनने के योग्य होना चाहिए। तो ये चीज तो हो गया। आप एक बात बताओ कि इतना जो क्वालिफिकेशन है, ये तो लगभग भारत का 70% आदमी के पास ये क्वालिफिकेशन होगा, भारत का नागरिक होगा ही, कम से कम 35 वर्ष का आदमी होगा ही, किसी भी लाभ के पद पे। ऐसा तो बेरोजगार बहुत सारे हैं भारत में, लाभ के पद पे नहीं है, सरकारी नौकरी पे नहीं है और लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य। तो अगर मात्र इतना क्वालिफिकेशन है, तब तो कोई भी ना भारत का राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाएगा कि हमको राष्ट्रपति बनना है। तो पांचवा सुनो, पांचवा क्या है कि 50 जो है ये आपका प्रपोजल, ठीक है, 50 जो है इसको क्या कहते हैं? प्रस्तावक। 50 क्या होना चाहिए? तो प्रोपोजर होना चाहिए, प्रोपोजर, ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रस्तावक। मतलब किसी भी एक आदमी का प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 क्या होना चाहिए? तो सपोर्टर होना चाहिए। 50 जो है सपोर्टर होना चाहिए, इसी को कहा जाता है अनुमोदक, या और भी आसान लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं समर्थक। तो एक बात बताओ, ये भी तो हो जाएगा, मान लो कि हम ही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, अगर मेरी उम्र 35 वर्ष हो गई है तो क्या हमको 50 सपोर्टर और 50 प्रपोजर नहीं मिल जाएगा, जो चुनाव आयोग के पास जाके बोलेगा कि हाँ हम चाहते हैं कि फलना आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाए। और एक चीज और याद रखिएगा, ये 50 प्रपोजर अलग होना चाहिए, 50 सपोर्टर अलग होना चाहिए, ना कि यही प्रपोजर यही सपोर्टर बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर कोई एक नाम का आदमी किसी एक आदमी का प्रपोजर बना हुआ है, वो सपोर्टर नहीं बनेगा, सपोर्टर अलग बनेगा। यहाँ तक भी क्लियर है? तो बताओ कि इतना जो है ये तो हर एक आदमी में क्वालिफिकेशन हो जाएगा भारत में, जो 35 वर्ष का आयु कंप्लीट कर चुका है। तो फिर आखिर सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं, क्यों नहीं खड़े होते? तो यहाँ पे सुनो, अब आएगा ट्विस्ट। यहाँ पे क्या होगा कि प्रपोजर और सपोर्टर, प्रपोजर और सपोर्टर जो है ये कौन होना चाहिए? ये सुनिए, ये कौन होना चाहिए? तो ये होता है आपका निर्वाचक मंडली, निर्वाचक मंडली से। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है उसी को कहा जाता है निर्वाचक मंडली। और निर्वाचक मंडली में कौन होता है? तो इसमें होता है सांसद और विधायक, सांसद और विधायक। तो अब आप ये बताइए कि आपका कितने सांसद से और विधायक से जान पहचान है? कितने सांसद और विधायक से जान पहचान है? नहीं है ना? तो यहीं पे हो गया, मैक्सिमम आदमी का क्वालिफिकेशन यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आखिर ये चीज क्यों किया गया कि निर्वाचक मंडली ही प्रस्तावक बनेगा, निर्वाचक मंडली ही अनुमोदक बनेगा? तो देखिए क्या हुआ
1977 से पहले 1977 से पहले कोई भी आदमी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो जाता था। जैसे आपके देखो ना, आपके गांव में, आपके शहर में वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो रहा है, मुखिया का चुनाव हो रहा है, कोई भी खड़ा हो जाता है जिसको लगता है कि हमको कुछ आदमी सपोर्ट करेगा, खड़ा हो जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसा होता था 1977 में। तो 1977 के इलेक्शन में क्या हुआ था ना कि 37 आदमी खड़ा हुआ था, ठीक है, 37। और राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं होता है जैसे आप अभी लोकसभा का चुनाव देकर के आए हो, वोट देकर के गए और एक पे दबा के चले आए। नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में जितना भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है ना, आप सारे को वोट करोगे। आप इस टाइप से वोट करोगे कि पहले नंबर पे आपको ये पसंद है, दूसरे नंबर पे ये पसंद है, तीसरे नंबर पे ये पसंद है, ऐसे वोट दिया जाता है। तो आप सोचो कि अगर 37 आदमी खड़ा हो जाएगा तो उसको हर आदमी 37 बार उसको वोट देना पड़ेगा, कितना बड़ा डेटा हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम आदमी खड़ा होता है। तो 1977 का जो चुनाव हो रहा था उसमें 37 आदमी खड़ा हो रखा था, और 37 आदमी खड़ा हो रखा था। जब उस पर जांच पड़ताल किया गया तो ऐसा हुआ कि 36 आदमी का जो उम्मीदवारी था 36 उम्मीदवार थे, उनका जो क्वालिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया गया। 36 आदमी का जो नामांकन था 36 आदमी का जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया। और रद्द क्यों होता है, जैसे देखो अभी श्याम रंगीला जो मोदी जी का आवाज निकालता है, उसका भी नामांकन रद्द हुआ था, तो कुछ एफिडेविट वो जमा नहीं किया था, इस वजह से उसका रद्द कर दिया गया था। तो ऐसा ही कुछ इशू रहा होगा, तो 36 गो का रद्द कर दिया गया। बचा कौन 37वें नंबर वाला, तो 37वें नंबर वाला बचा था नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और इसके बारे में शायद आप ये पढ़े होंगे कि निर्विरोध चुनाव जीतने वाला पहला आदमी कौन था, पहला और अभी तक अंतिम, तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि इनके समय में जितना भी लोग खड़ा हुआ था उसका नामांकन रद्द कर दिया गया था किसी न किसी इशू की वजह से। तो आप याद रखिएगा कि 1977 से ही ये रूल निकला कि आपका क्या होगा, प्रस्तावक होगा, अनुमोदक होगा, साथ में कैंडिडेट को एक जमानत राशि भी रखना पड़ेगा। इस समय क्या हुआ था कि 10 प्रस्तावक होगा और 10 अनुमोदक होगा, ठीक है, और साथ में जमानत राशि आपको कितना जमा करना पड़ेगा, तो ये आपका 5,000। लेकिन आगे जाकर के चेंज कर दिया गया, और आगे जाकर के क्या हो गया कि इसी प्रस्तावक का संख्या 50 हो गया, इसी अनुमोदक का संख्या 50 हो गया, और इसी 5,000 का संख्या कितना हो गया, तो इसी 5,000 का संख्या जो हो गया ये हो गया आपका 15,000, ठीक है। कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 15,000। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता चल गया ना कि कितना होता है इसका संख्या, इसका संख्या होता है आपका 50-50। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रस्तावक आदमी जो है वो अलग रहेगा और अनुमोदक जो है वो अलग रहेगा, एक ही आदमी नहीं हो सकता है, दोनों चीज, ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग, सबसे पहले तो आ जाओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 मई 2000 ईस्वी में, 11 मई 2000 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे अगर बात करें जनसंख्या मतलब काउंट किया जाता है कि कितने लोग हैं हमारे भारत में, हर जगह होता है, तो वो होना भी जरूरी होता है ना, क्योंकि उसी के अनुसार सरकार योजना लाता है कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने आपके अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो जनगणना करवाना बहुत जरूरी है। जनसंख्या मतलब हो गया आदमी, कितने आदमी हैं, और जनगणना होता है काउंट करवाना। तो क्वेश्चन बनता है कि जो जनगणना है, क्या इसका चर्चा किसी अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल में किया गया, तो जी हाँ किया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 246 में जनगणना का चर्चा किया गया है, ठीक है, जनगणना का। उसके बाद ये तो हो गया आपका आर्टिकल, ये हो गया आपका आर्टिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। लेकिन हम लोग को पता है कि हमारे संविधान में अनुसूची भी है, और किस अनुसूची में चर्चा किया गया है जनगणना का, तो हो जाएगा अनुसूची 7, ठीक है। एक सवाल और बनता है कि जो जनगणना है ये किसका विषय है, तो ये है आपका संघ सूची का। देखिए अब यहाँ पे एक ही चीज में आपको इतना कुछ नहीं बताया जा सकता है, और बहुत बार हम ऐसे ओल्ड वीडियो में बताया भी है कि प्रॉपर हमारे सारे कामों को अलग अलग सूची में बांटा गया है। संघ सूची मतलब इस पे काम कौन करेगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार काम करेगा। संवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके काम करेगा। तो जो संघ है इसी के द्वारा जनगणना करवाया जाता है। जैसे आप देखते हो ना, जनगणना आपका कौन करवाता है, केंद्र सरकार ही करवाता है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। देखो आपसे पूछ सकता है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था ये कितने नंबर का जनगणना था, 15वें नंबर का।
15वें नंबर का। लेकिन आपसे सवाल करेगा कि स्वतंत्र भारत का कितने नंबर का है, तो स्वतंत्र भारत का जो है आपका 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का है। इस जनगणना में निगेटिव परफॉर्मेंस किस राज्य का रहा था, मतलब आप समझ रहे हो कि 2011 में जनगणना हुआ था तो हर एक राज्य का जनसंख्या बढ़ा ही था, लेकिन एक राज्य ऐसा था जहां का जनसंख्या घट गया था, और वो कौन सा राज्य था, वो था आपका नागालैंड। कितना घटा था, ज्यादा नहीं घटा था, -0.58% जो है यहाँ का जनसंख्या घट गया था। बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, यूपी में, सबसे कम कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार का 1102, सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश 17। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ठाणे। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा ठाणे, और ठाणे है कहाँ, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। और सबसे कम वाला कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दिबांग, ये कहाँ है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिएगा कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से हुई है, तो कर्नाटक संगीत की जो उत्पत्ति है ये विजयनगर राजवंश से हुई है। विजयनगर क्या है, तो जब आप इतिहास पढ़ते हो तो साउथ में आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा, जिसमें कई वंशों ने शासन किया था। साम्राज्य आप समझते हो ना, ये छोटा मोटा क्या है, ये राज्य है, ठीक है, छोटा मोटा, और ये किसी एक आदमी के कंट्रोल में आ गया तो इसको क्या कहेंगे, साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वंशों ने शासन किया, जैसे संगम, सालूब, अराविडू, तुलुब, इस टाइप का बहुत सारा राजवंश था, मतलब 4 था मेनली। और विजयनगर साम्राज्य से ये आपका कर्नाटक संगीत जुड़ा हुआ है। अगर आपसे राज्य पूछ लेता है कि किस राज्य में कर्नाटक संगीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो दक्षिण के तो कई राज्यों में प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादा नाम जो आता है ये तमिलनाडु का आता है, ठीक है, तमिलनाडु का आता है। अगर आपसे पूछता है कि कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये कौन सा है, ये है आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक पुरस्कार से, ठीक है। और इस बार ये जो पुरस्कार है 2024 वाला, ये किसको मिला है, तो ये मिला है आपका टी.एम. कृष्णा को ये पुरस्कार मिला है, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखिएगा ये आपसे अप्रैल माह का पूछ रहा है, और अप्रैल माह के लिए किसको दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये मेनली एक मेल को मिला है और एक फीमेल को मिला है, तो ये मिला है मोहम्मद वसीम को और हेली मैथ्यूज को, ठीक है, मोहम्मद वसीम को और हेली मैथ्यूज को मिला है। मोहम्मद वसीम किस देश के हैं, तो ये है आपके यूएई के, और आपकी हेली मैथ्यूज जो हैं ये कहाँ की हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज की ये बिलोंग करती है। क्वेश्चन बनता है कि आपका प्लेयर ऑफ द मंथ ये बहुत दिन से दिया जा रहा है, 1-2 साल से ये दिया जा रहा है, तो आपका ये हर महीने दिया जाता है, अप्रैल वाला ये दिया गया है। देखिए अगर बात करें आईसीसी के बारे में, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ पे देखिएगा सवाल बनते हैं बहुत सारे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो ये हैं ग्रेग बर्कले, और इसके सीईओ कौन है, तो ये हैं जोफ अलार्डिस। देखो आईसीसी के द्वारा ही आपका ये आपका T20 वर्ल्ड कप कराया जा रहा है, जो कब से कब तक चलेगा, तो आपका शायद 1 जून से 29 जून तक चलेगा, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आपका अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में, ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है। बाकी याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा FSSAI, बहुत लोग इसको फसाई भी पढ़ते हैं। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारी को चेतावनी जारी की है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा यहाँ पे इसके बारे में, जैसे FSSAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लो पहले, फूड, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो इसका क्या काम होता है, जैसे आप ना कुछ भी पैकेट वाला आप सामान खरीदिएगा, अगर उसमें FSSAI फसाई का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो खाना आपके हेल्थ के लिए सही है। उसमें कुछ, वैसे तो आपको कुरकुरे में भी वो लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन उससे क्या होता है ना कि ये पता चलता है कि वो भोजन का क्वालिटी सही है, आप जो खरीद रहे हो उसका क्वालिटी सही है। तो ये फसाई के द्वारा बोला गया है। और किस चीज के बारे में बोला गया, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। फसाई ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की है। ये देखो ये करंट का क्वेश्चन है, साथ में स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे। अभी किस चीज का सीजन चल रहा है, तो आम का सीजन चल रहा है, और आम को जल्दी पकाने और बेचने के चक्कर में फल कारोबारी क्या कर रहे हैं, उसमें कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का यूज करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन उनका क्या है, वो बेच देते हैं, जो हमारे हेल्थ पे बहुत निगेटिव असर देगा, और इसीलिए इस पर रोक लगाया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, फसाई के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, 2008 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अपूर्व चंद्रा। ठीक है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे ये हो जाएंगे अपूर्व चंद्रा, अपूर्व चंद्रा। और CEO भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CEO कौन हो जाएंगे, CEO तो बहुत अजीब सा नाम है, गंजी कमला, कमला वी राव करके कुछ ऐसा ही नाम है। ठीक है, वैसे ये याद रखिएगा गंजी कमला, गंजी कमला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में या फॉर्मूला के रूप में क्या बोलते हैं, CaC2। क्या बोलते हैं, CaC2। देखिएगा इससे मेनली होता क्या है ना, कि इससे आपका आर्सेनिक जैसा गैस निकलता है, जो हमारे हेल्थ पे बहुत ही गलत असर डालता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है, अर्धचालक है। देखिएगा अर्धचालक क्या होता है, तो 3 तरह का प्रोडक्ट हमारे पास होता है, एक होता है आपका चालक, एक होता है आपका कुचालक, ठीक है, और एक होता है आपका अर्धचालक, अर्धचालक। देखो क्या होता है मेनली इसमें, चालक कुचालक अर्धचालक में अंतर क्या होता है। तो देखो मान लो कि ये कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, और यहाँ से हम क्या गुजार रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, अगर कोई भी विद्युत धारा इस पदार्थ को अगर ये क्रॉस कर गई, तो ये पदार्थ क्या हो जाएगा, चालक। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, और फिर से यहाँ से विद्युत धारा क्रॉस करवाया जा रहा है, अगर ये विद्युत धारा इसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कुचालक। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा गुण जो होता है चालक का भी होता है, और थोड़ा सा गुण कुचालक का भी होता है। मतलब कह लो कि चालक के कंपेयर में ये बुरा, और कुचालक के कंपेयर में ये बेटर ऑप्शन होता है। बात को समझे, जैसे चालक की दृष्टि से वो जो है अर्धचालक, इससे उतनी अच्छे से विद्युत धारा नहीं गुजर पाएगा, लेकिन अगर कुचालक के कंपेयर में देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुजर जाएगा। यही हो जाएगा आपका अर्धचालक। नाम 2-4 तो इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे देखो सिलिकॉन हो गया, ठीक है, सेलेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे क्या है, तो ये है आपके अर्धचालक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने से संबंधित पर्व। देखो हमारे भारत में ना फसल काटने में बहुत सारा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपसे दक्षिण भारत का पूछा, तो चलो हम लोग ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तो बिहू पहले कट जाएगा, बिहू, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है, तो असम तो आपका दक्षिण भारत में है नहीं, है ना। चलो और देखते हैं, जैसे लोहड़ी, लोहड़ी जो होता है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पंजाब में। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा है हमारे पास C और A। देखो A में भी लोहड़ी दिया हुआ है, तो ये भी कट हो जाएगा, बचा हमारे पास C में। चलिए देखते हैं कौन कौन सा फेस्टिवल है और किस राज्य का है। ओणम जो है, ओणम कहाँ मनाया जाता है फसल काटने का त्योहार, तो ये मनाया जाता है आपका केरल में, ठीक है। पोंगल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। उगादी जो है, उगादी फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में। और देखिएगा ये विशु जो है, विशु लगभग आपका ये भी असम में ही मनाया जाता है। तो ऐसा करिएगा, चलिए
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर में हो जाएगा आपका ओणम, पोंगल और उगादी, ये सारा आपका फसल काटने का त्योहार है। वैसे आप एक चीज में कंफ्यूज कर सकते हो, ये पोंगल बोला तो आप क्या लगा दिए, तमिलनाडु, लेकिन अगर आपसे बोलता है अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये है आपका केरल का। कहाँ का फेस्टिवल है, केरल का। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखना यहाँ पे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था। तृतीय आंग्ल, आंग्ल मतलब हुआ अंग्रेज, मराठा तो मराठा समुदाय आप जान ही रहे हो कि लंबा चौड़ा और बहुत ही मजबूत साम्राज्य रहा था, लेकिन हाँ अंग्रेज के शक्ति के सामने इनको भी घुटना टेकना पड़ गया था। तो अंग्रेज जब भारत आए थे तो इनको बहुत सारे समुदाय से झगड़ा करना पड़ा था, लड़ाई करना पड़ा था, खुद को स्थापित करना पड़ा था। कुछ यहाँ की, कुछ क्या मैक्सिमम गलती तो भारत के भारतीय लोगों द्वारा ही की गई थी, कुछ में फूट डालने की काम चल रहा था, तो कुछ खुद को ही कमजोर, कुछ खुद का सत्ता बचाने के लिए अंग्रेज को सपोर्ट करने में लग गए थे, तो ऐसा बहुत कुछ हुआ था। तो देखिएगा ये जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध है, ये आपका तीन बार चला था, ठीक है, 3 बार। देखो दिया हुआ है ना यहाँ पे तृतीय, ये युद्ध जो है आपका 3 बार चला था। और देखिएगा कब से कब तक चला था, तो जो पहला वाला था वो 1775 से लेकर के 1782 तक चला। दूसरा वाला जो था ये आपका 1803 से लेकर के 1803 से लेकर के 1805 तक चला था, ठीक है। और तीसरे में जो हुआ था, मराठा की शक्ति पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी, और तीसरा वाला कब हुआ था, ये हुआ था 1817 से 1818 के बीच चला था। और यहाँ पे जाने के बाद जो मराठा की शक्ति थी ये पूरी तरीके से क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो वही सवाल पूछा है कि 1818 के युद्ध के बाद पेशवा, ठीक है, पेशवा जो आपका मराठा का सर्वोच्च होता था, वो पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था, तो ये भेज दिया गया था आपका बिट्टूर, ठीक है। कहाँ भेज दिया गया था, बिट्टूर भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम डॉट डॉट में उनके जन्म स्थान के पास बनाया गया। अब ये बाईचुंग भूटिया कौन है, तो ये आपके फुटबॉलर हैं, ठीक है। कहाँ है ये हैं कौन, तो ये हैं आपके फुटबॉलर हैं। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, सिक्किम से, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं सिक्किम से। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम के बारे में, जैसे आप जब सिक्किम का स्ट्रक्चर देखते हो तो थोड़ा सा आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है सिक्किम का, ठीक है। इसको 7 सिस्टर्स का क्या कहा जाता है, ब्रदर भी कहा जाता है। अब देखिएगा सिक्किम के मैप के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। सिक्किम के उत्तर में जो है ये कौन सा देश है, तो ये है आपका तिब्बत। लेकिन हम लोग को पता है कि तिब्बत को अब कौन अपने अंडर में ले लिया है, तो ये ले लिया है आपका चीन। इधर कौन सा देश है, तो इधर हो जाएगा आपका भूटान। और इधर कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। मतलब सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से 3 देश से, और साउथ में किधर से घिरा हुआ है, तो साउथ में ये वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, वेस्ट बंगाल से। यहाँ विधानसभा में कितना सीट है, तो अपने आप में एक्सेप्शन है, कितना, 32, ठीक है। लोकसभा में कितना सीट है, 1। राज्यसभा में कितना सीट है, तो ये भी हो जाएगा 1। यहाँ के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि सिक्किम को हम लोग 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं करते हैं। 7 सिस्टर कौन हो गया, क्या 7 बहन को 7 सिस्टर्स कहा जा रहा है, जी नहीं। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं और उन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा 9 ही क्वेश्चन है, चलिए आज 9 ही क्वेश्चन है कोई बात नहीं। आज 9 क्वेश्चन था, कल हम लोग एक एक्स्ट्रा कर लेंगे। वैसे कर पाएंगे तभी एक्स्ट्रा करेंगे, तो कल भी आपका 10 ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ कुछ बच्चों का कमेंट दिखाते हैं हम आपको, पॉज करना। चलिए देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था बिहार विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव है। कौन है, नंद किशोर यादव जी है। उसके बाद देखिएगा बिहार में जो है आपका विधान परिषद भी है, बताए हुए हैं कि बिहार में आपका विधान परिषद भी, पेन कहाँ चले गए, हाँ बिहार में विधान परिषद भी है। और विधान परिषद का टोटल कितना सीट है अपने बिहार में,
तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, बिहार विधान परिषद में कितना सीट है? 75। और बिहार विधानसभा में जो है आपका, इसमें कितना सीट है? 243। मतलब विधानसभा में जो बैठेगा वो क्या कहलाता है? MLA। और विधान परिषद में जो बैठता है वो क्या कहलाता है? MLC कहलाता है। ठीक ना। और ये है कौन? तो ये है देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार से राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं? 16। लोकसभा में कितने लोग जाते हैं? 40। देखो बच्चा कितना एडिशनल फैक्ट बताया, ये भी बताया हुआ यहाँ पे जो मैं अभी आपको लिखा है। चलिए आगे देखिएगा। जैसे आपको ये भी पूछे थे कि गंगा नदी, हाँ हम कुछ नदी का वो लंबाई लिख दिए थे और आपको बताए थे कि बताना आप। तो बिहार में, भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और देखो ये कितने अच्छा बताएं कि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना दूर कवर करती है? 445 किलोमीटर। और कितना जिला कवर करती है? 12 जिला कवर करती है ना। चलिए और देखिएगा। और ये आपका 2900 जो पूछा हुआ था, ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। भारत में कितना कवर करती है? 916 किलोमीटर। आगे देखिएगा, ये वही सब है आपका। ठीक ना। चलिए फिर जैसे ही आप लोग वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस पर कमेंट करने का कोशिश करिए, ताकि अगर आप एक बार कमेंट लिखोगे भी, सर्च भी करोगे, तो वो लिखने से भी आपको याद होगा। और अगर आप अच्छा कमेंट करते हो तो बच्चे भी उसको पढ़ के कुछ याद करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।